नमस्कार, स्वागत है सारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम नीट 2025 की परीक्षा जो अभी हुई थी उसके फिजिक्स या भौतिकी सेक्शन के सॉल्यूशंस देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को, एक एक सवाल को हम डिटेल में, डीप में देखेंगे और उसका सॉल्यूशन, उसका सही आंसर क्या था वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल थे, बहुत अच्छा पेपर था। अब इसको अच्छे से हम एनालाइज करते हैं और एक एक सवाल को हम पूरी तरह से यहाँ पे निचोड़ देंगे, धो देंगे, किसी को कुछ नहीं छोड़ेंगे। एक एक सवाल का हम सर्वनाश कर देंगे। चलिए, तो मजा आएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सॉल्यूशन वीडियो की। एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में यहां पे देखेंगे। चलिए, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और ये फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफी एनालिसिस वाला अच्छा क्वेश्चन है। डीप में आपको इसको समझना पड़ेगा एंड देन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। So it says, consider a water tank shown in the figure. It has a wall at x equal to L and can be taken very wide in the z direction. When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes an angle theta naught with the x-axis at x equal to L. Y is the height of the surface, then the equation of y with x is. तो हमें y का x के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, बताना है। यानी कि ये सरफेस जो है, ये सरफेस जो है, ये ट्रेजेक्टरी जो हमें दिख रही है सरफेस की, वो क्या है, उसकी इक्वेशन, उसकी एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, वो हमें यहां पर बतानी है। ओके, तो एक सरफेस टेंशन का एक अच्छा सवाल है और अब देखते हैं कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे। पर इस क्वेश्चन को जाने से पहले, सॉल्व करने से पहले पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहां पे हो क्या रहा है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, सरफेस टेंशन यहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना एक्चुअली बहुत लेंथी नहीं है, पर इसको समझना जो है वो जरूरी है। तो देखते हैं सरफेस टेंशन का यहां पे रोल क्या है। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल से यहां पे हमने दो सिंपल एग्जांपल, दो सिंपल उदाहरण लिए ऊपर की तरफ जो आपको देख पा रहे होंगे, और उन एग्जांपल से समझते हैं कि सरफेस टेंशन यहां पे कर क्या रहा है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को आपने ट्रैम्पोलिन पे उछलते हुए देखा होगा। ट्रैम्पोलिन आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? सो व्हाट इज अ ट्रैम्पोलिन? क्या होता है ट्रैम्पोलिन पे? तो आपने देखा होगा ट्रैम्पोलिन पे एक ऐसे सरफेस सा रहता है, एक पतली सी परत जो है वैसा रहता है। एंड उस सरफेस पे अगर आप कूदेंगे, राइट, सो वो आपको नीचे नहीं जाने देगा। इट विल बैलेंस योर वेट, इट विल बैलेंस योर एमजी। तो जब उस सरफेस पे आप ट्रैम्पोलिन के सरफेस पे खड़े होंगे तो सरफेस थोड़ा सा डिप्रेस होगा, सरफेस थोड़ा सा नीचे जो है वो एक ऐसा शेप ले लेगा एंड देन यू विल बी एबल टू स्टैंड स्टिल। आप उस पर खड़े भी रह पाएंगे और आप उस पर कूद भी पाएंगे और वो आपको ऊपर छलांग के लिए एक फोर्स भी देगा। सो देयर इज अ स्प्रिंग इनसाइड द ट्रैम्पोलिन। वो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, पर वो स्प्रिंग की वजह से वो फोर्सेस ऐसे लगते हैं कि वो mg को बैलेंस करता है। एंड इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट सरफेस टेंशन विल डू इन दिस क्वेश्चन। तो हम उसको समझते हैं। तो हो क्या रहा है, जब आप सरफेस पे खड़े होते हैं ट्रैम्पोलिन के, ये बच्चा जब सरफेस पे खड़ा है ट्रैम्पोलिन के, तो उस पर एक सरफेस का टेंशन का फोर्स, सरफेस का खिंचाव, तो जो सरफेस है, वो जो मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन जो है सरफेस की ट्रैम्पोलिन की, वो खिंच जाती है हर तरफ से। आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो जब वो खिंच जाती है तो उसके खिंचने की वजह से, जैसे रस्सी के खिंचने की वजह से टेंशन फोर्स आता है, वैसे सरफेस के खिंचने की वजह से सरफेस टेंशन फोर्स आता है। तो ये मेम्ब्रेन, ये ट्रैम्पोलिन का मेम्ब्रेन जब ऐसे खींचेगा तो ये सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा हर तरफ। सो यहां पे जो बच्चा खड़ा है, यहां पे जो बच्चा खड़ा है उस पे हर तरफ, ठीक है, ये यहां पे हमने दो डायरेक्शन बनाया है, पर चारों तरफ, हर तरफ यहां पे एक सरफेस टेंशन का फोर्स उस पे ऐसा लगेगा विच इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस। हमें पता है सरफेस टेंशन ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस। So this surface tension force will act tangential to the surface at all points एंड उसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा, ये सारे तरह के सरफेस टेंशन का, हर तरफ के सरफेस टेंशन का नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो ऊपर आएगा। एंड द सरफेस टेंशन नेट रिजल्टेंट विल बैलेंस द mg एंड दिस विल इज व्हाई द चाइल्ड विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसलिए अपना बच्चा जो है वो इक्विलिब्रियम में रह पाता है। ठीक है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े, वो पानी पे चल पाते हैं, है कि नहीं? इंसान पानी पे नहीं चल पाता है, पर कीड़े पानी पे चल पाते हैं। क्यों? अगेन द सेम कॉन्सेप्ट दैट सरफेस टेंशन एक्ट्स ऑन द इंसेक्ट्स, जो एक उस पे एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाता है विच बैलेंसेस द वेट mg ऑफ द इंसेक्ट। ओके, और यहां पे भी अभी यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है कि जब भी कोई लिक्विड सरफेस है विद सरफेस टेंशन, तो वो सरफेस एकदम फ्लैट नहीं रहेगा, उसका मिनिस्कस एकदम सपाट फ्लैट नहीं रहेगा। मिनिस्कस विल कर्व इन ऑर्डर टू बैलेंस द वेट of the child या weight of the insect या in this case weight of the liquid column below it। तो अब ये क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पे विल टेक अ फ्लूइड एलिमेंट, हम एक फ्लूइड एलिमेंट लेंगे और फ्लूइड एलिमेंट के लिए वही काम करेंगे जो यहां पे चाइल्ड या इंसेक्ट के लिए हो रहा था। सो विल टेक अ फ्लूइड एलिमेंट, यहां से हम x डिस्टेंस पे जाएंगे। ओके, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस y एक्सिस, जैसा हमने फिगर में दिया है। सो दिस
ओरिजिन से हम x डिस्टेंस पे जाएंगे और x डिस्टेंस पे जाके एक dx छोटे से विड्थ का, दिस dx इज वेरी स्मॉल, dx छोटे से विड्थ का हम एक फ्लूइड एलिमेंट ले लेंगे पूरा. सो दिस इज आवर एलिमेंट, दिस एंटायर थिंग, ये जो आपका येलो शेडेड आपको दिखाई दे रहा है, दिस एंटायर थिंग इज आवर फ्लूइड एलिमेंट. ओके, सो दिस फ्लूइड एलिमेंट हैज अ लेंथ ऑफ dx, हैज अ विड्थ ऑफ dx एंड दिस हैज अ हाइट ऑफ y. तो हम x पे गए और x पे एक y हाइट का विच इज फ्रॉम द बॉटम अप टू द सरफेस एक लिक्विड कॉलम ले लिया एंड विच हैज अ विड्थ समथिंग z. Okay, so this width is z, right? Let's assume this width is z. So this is our fluid element of width dx, height y and under depth z. Okay, right? And now what will we do with this fluid element? हमें पता है this fluid element is in equilibrium. All right, and since this fluid element is in equilibrium, तो हम इस पे y direction के forces देखेंगे और y direction के forces देख के we will apply equilibrium. Just like जैसे हमने यहाँ पे चाइल्ड के लिए, इंसेक्ट के लिए इक्विलिब्रियम लगाया था कि सरफेस टेंशन फोर्स बैलेंसेस द mg, वैसे यहां पे फोर्सेस देखेंगे एंड देन वी विल अप्लाई द इक्विलिब्रियम. पर जैसा हमने पढ़ा था सर्फेस टेंशन फोर्स हमेशा कैसा लगता है, ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस. तो इस फ्लूइड एलिमेंट को अभी उस चाइल्ड जैसा, इंसेक्ट जैसा समझिए. तो अभी क्या होगा, इस फ्लूइड एलिमेंट का ध्यान समझिए, इस फ्लूइड एलिमेंट के राइट साइड जो भी सरफेस एलिमेंट्स है ना, लुक एट दिस येलो लाइन, लुक एट दिस येलो एलिमेंट, इस येलो एलिमेंट के जितने भी राइट साइड फ्लूइड एलिमेंट्स हैं सरफेस पे, यानी कि एंटायर दिस सरफेस पार्ट, ये पूरी चीज जो है ये इस फ्लूइड एलिमेंट पे सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगी किधर, टेंजेंशियल टू द सरफेस. टेंजेंशियल टू द सरफेस यानी कि एट दिस पॉइंट ऐसे टेंजेंशियल टू द सरफेस, दिस एफएस फोर्स. सिमिलरली जो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है, जो लेफ्ट वाला सरफेस का पोर्शन है लेफ्ट टू द येलो एलिमेंट, वो भी इस पे सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा अपनी तरफ कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्स, एंड वो किधर लगेगा, वो भी टेंजेंशियल एफएस इस तरफ. ओके, नाउ लेट्स अज्यूम दैट द एलिमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. जो एलिमेंट है, हमें पता है ये एलिमेंट है जो वो ऐसे सरफेस जो है वो ऐसे कर्व होते हुए जा रहा है. सो द थीटा इज नॉट कांस्टेंट, द एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, जो सरफेस एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल इज नॉट कांस्टेंट. अगर एंगल कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन में आता, पर ये एंगल कांस्टेंट नहीं है, एंगल धीरे धीरे हमें पता है बढ़ रहा है. सो लेट्स अज्यूम कि एट दिस पॉइंट जब ये एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट, द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा. जो एंगल वो बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा. जैसा आप, ये जूम्ड इन पिक्चर है इसी का, तो अगर आपको यहां पे थोड़ा सा जो है छोटा छोटा दिख रहा है, तो यहां पे जूम्ड इन पिक्चर है, आप देख सकते हैं. सो दिस इज आवर एलिमेंट, द सेम थिंग इज मेंशन्ड हियर, थोड़ा जूम इन करके. दिस इज द एलिमेंट, ये dx विड्थ का एलिमेंट है, y हाइट का हमने एलिमेंट लिया है, z अंदर इसकी जो है गहराई है. एंड नाउ द फ्लूइड एलिमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ये यहां पे थीटा एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, पर अगर ये यहां पे थीटा एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे थीटा एंगल नहीं बनाएगा विद हॉरिजॉन्टल, बिकॉज द एंगल इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. तो एलिमेंट के बिगिनिंग में द एंगल इज थीटा, बट द एलिमेंट के एंड में या फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए द एंगल इज थीटा प्लस डी थीटा. सो देयर इज स्मॉल चेंज इन द एंगल व्हिच इज डी थीटा. ओके, एंड जैसा हमें दिखाई दे रहा है, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाना चाहे, इसका एफबीडी अगर बनाना चाहे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम या एफबीडी हमें क्या दिख रहा है, जैसा हमने यहां पे बोला, सरफेस टेंशन फोर्स टेंजेंशियल इस तरफ फ्रॉम द राइट पार्ट ऑफ द सरफेस, सरफेस टेंशन फोर्स टेंजेंशियल इस तरफ फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सरफेस. यानी कि सरफेस टेंशन जो ये वाला लग रहा है फ्रॉम द राइट पार्ट, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो सरफेस टेंशन फोर्स जो यहां से लग रहा है फ्रॉम द राइट पार्ट, दिस वन इज एट एन एंगल थीटा प्लस डी थीटा, एंड सरफेस टेंशन फोर्स जो यहां पे लग रहा है फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट इज एट एन एंगल थीटा. Okay. What else? What other force is there? Clearly mg, the gravitational force, weight, which is downwards. ठीक है? So this is the FBD of this fluid element. ये है तीन forces जो इस fluid element पे लग रहे हैं. mg नीचे की तरफ, surface tension from the right part at an angle theta plus d theta, and surface tension tangential from the left part but at an angle theta. तो ये दोनों अलग angle पे. And now let's apply the equilibrium for this element in the y direction. जैसे वहां पे y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम था, सरफेस टेंशन mg को बैलेंस कर रहा था, वही चीज हम यहां पे करेंगे. सो इक्विलिब्रियम फॉर एलिमेंट इन द y डायरेक्शन. सो y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाते हैं एलिमेंट के लिए, एंड y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा हमें? सो वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो दिस सरफेस टेंशन फोर्स इज अपवर्ड्स,
This surface tension force is downwards and mg is downwards. तो this surface tension force is upwards. इसका y component क्या होगा हमारा vertical direction में? So fs sin theta plus d theta. The angle is theta plus d theta. उस एंगल पे लग रहा है ये, तो sin theta plus d theta equals नीचे के फोर्सेस क्या हैं? नीचे का ये वाला सरफेस टेंशन का कंपोनेंट आएगा विच इज fs sin थीटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, प्लस द ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वो भी हमारा नीचे हमें दिखाई दे रहा है, प्लस mg. ओके, बहुत ही अच्छे, शाबाश. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट विल बी द सरफेस टेंशन फोर्स? सरफेस टेंशन फोर्स fs का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपको बताइए. सरफेस टेंशन इज surface tension into the length of contact. So if you see the length of contact, so what is the length of contact for the right side surface tension force? Right वाला जो surface tension force है वो कौन लगा रहा है? Right वाला surface tension force लगा रहा है right part of the surface. तो उसके लिए what is the length of contact? This thing z. या यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे this thing z. यही तो length of contact है right part के लिए. ठीक है? So the surface tension force on the right side will be s into z. Length of contact इसको हमने अंदर z मान लिया है. Sin theta plus d theta equals, what about the left part? Left part पे भी surface tension force लग रहा है, वो कितना लगेगा? s into length of contact, और left side में भी length of contact कितना है? z. ओके, ठीक है. जो अंदर width है वो तो सेम ही है, z and z. तो ये हो जाएगा s z sin theta plus mg. Now what is mg? ध्यान से देखिए, mg मतलब weight of the element, और weight of the element को हम क्या लिखेंगे? Density multiplied by volume of the element multiplied by g. So density fluid का rho multiplied by volume of the element. अब ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट का वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे? ये जो एलिमेंट हमें दिख रहा है येलो में, इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे? सो वेरी इजी, एलिमेंट का वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे? सो एलिमेंट का वॉल्यूम लिखने के लिए वी विल फर्स्ट राइट दिस एरिया, ये जो 2D में हमें एरिया दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द अंदर जो विड्थ है ना, दिस एरिया, दिस शेडेड येलो एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो विड्थ है अंदर. सो व्हाट इज दिस एरिया? ये बाहर वाला एरिया को हम क्या लिखेंगे? दिस येलो शेडेड एरिया, दिस इज द हाइट y मल्टीप्लाइड बाय dx. राइट, दिख रहा होगा आप लोगों को. y इज द हाइट एंड dx इज द विड्थ. सो y dx, बहुत बढ़िया. दिस y dx इज द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द अंदर जो विड्थ है विच इज z. सो y dx z, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट. सामने का एरिया मल्टीप्लाइड बाय अंदर की विड्थ. So y dx into z multiplied by g. All right. So this is our equation. इस इक्वेशन में हमें क्लियरली पता लग रहा है z will cancel out, और z जो अंदर की विड्थ है वो हमारे किसी काम की नहीं है. z will cancel out. Okay. And आगे बढ़ते हैं. This equation will become s sin theta plus d theta is equal to s sin theta plus rho y dxg. Now one more thing here is what is mentioned in the question कि थीटा इज स्मॉल. वी हैव टू टेक थीटा एज अ स्मॉल एंगल, और थीटा अगर स्मॉल एंगल है तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. तो यहाँ पे जो साइन थीटा आ रहा है दोनों जगह, उसको हम लिखेंगे एज थीटा. ओके, ठीक है. सो द इक्वेशन वाज एस साइन थीटा प्लस डी थीटा, दैट वाज द इक्वेशन आर. साइन थीटा प्लस डी थीटा, इसको हम लिखेंगे थीटा प्लस डी थीटा इक्वल्स, यहां पे हमारे पास है एस साइन थीटा, अगेन हम इसको लिखेंगे एस थीटा, साइन थीटा बिकम्स थीटा, एंड द वेट द लास्ट टर्म रो वाई डी एक्स जी. This was our last rho y dx into g. Okay. So now we just have to solve this. And now what does this become? यहाँ पे s theta cancel होगा. So this becomes s d theta is rho y dx g. Or what we get here is d theta by dx is rho g by s do y. Right? This is what we get. ठीक है. सो डी थीटा बाई डी एक्स इज रो जी बाई एस इंटू वाई. नाउ व्हाट इज दिस डी थीटा बाई डी एक्स? इस पे थोड़ा नजर डालिए. व्हाट इज दिस डी थीटा बाई डी एक्स? दिस डी थीटा बाई डी एक्स इज एक्चुअली द चेंज ऑफ एंगल और द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में थीटा कैसे चेंज हो रहा है. ओके, एंड नाउ इफ यू लुक क्लियरली, सिंस द एंगल इज स्मॉल, थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा. दैट इज व्हाट वी हैव टेकन, स्मॉल एंगल. और टैन थीटा कितना है? डी वाई बाई डी एक्स, विच इज द स्लोप.
All right. So theta is approximately tan theta, and tan theta is the slope which is dy by dx. और अगर थीटा है dy by dx, अगर दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे, differentiate with respect to x. So if we differentiate with respect to x, what do we get? d theta by dx, rate of change of theta with x. ये क्या आएगा? d square y by dx square या double derivative of y with respect to x. So that is what we'll substitute here. That's it. ये हमें substitute करना है. d theta by dx becomes d square y by dx square. So d square y by dx square equals rho g by s times y. So this is our differential equation for this surface. ये जो surface था हमारा, उसके लिए ये differential equation वो follow करेगा. Okay. So d square y by dx square is rho g by s times y. So this is the option. All right. Okay, let's move on. आगे बढ़ते हैं हम second question पे. So this is our second question. A microscope has an objective focal length 2 centimeter and an eyepiece of focal length 4 centimeter. So हमारे पास एक compound microscope है, FO and FE given है 2 centimeter and 4 centimeter. हमें बताइए compound microscope के लिए eyepiece का focal length हमेशा objective से ज़्यादा होता है. So that is given. And the tube length is 40 centimeter. Tube length, which is the distance between the two lenses, is 40 centimeter. If the distance of the distinct vision of eye is 25 centimeter, ये तो हमें पता ही है, near point, then the magnification of the microscope is. Okay. So magnification of the microscope is, magnification पूछा है बस कितना होगा? All right, magnifying power पूछा है इसका. पर अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या करें? अब मैग्नीफाइंग पावर तो पूछ लिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिए, पर इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट माने या इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, या फिर इसको नियर पॉइंट एडजस्टमेंट माने जहां पे इमेजेस फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर. तो क्या करें? सो सिंस नथिंग इज मेंशन्ड हियर इन द क्वेश्चन, विल क्लियरली अज्यूम नॉर्मल एडजस्टमेंट. जब भी कुछ मेंशन नहीं है, आप नॉर्मल एडजस्टमेंट मानेंगे कि इमेज बन रही है इंफिनिटी पे. एंड सिंस नॉर्मल एडजस्टमेंट है, सो आवर मैग्निफिकेशन, एज वी ऑलरेडी नो, द मैग्निफिकेशन of a compound microscope in normal adjustment क्या होता है? L tube length by FO times D by FE. This is our magnifying power, L by FO times D by FE. Alright, बहुत बढ़िया. So L by FO D by FE हमें बस यहाँ पे substitute करना है values, एकदम जल्दी से एकदम फुर्ती से substitute करेंगे. So L is 40 by FO is 2 times D by FE. D is 25 near point distance by FE is 4. ठीक है? So this is 500 by 4, which is 125. So we have a magnifying power or angular magnification of 125. चलिए, बहुत ही आसान डायरेक्ट फॉर्मूले वाला क्वेश्चन था, एकदम आसान. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next, okay. So this is a question based on magnetic field and motion of charged particles in electric and magnetic field. बोल रहा है an electron moving with the speed of c by 100, okay, speed given है हमें, बहुत अच्छे, is injected into a magnetic field of magnitude this perpendicular to its direction of motion. We wish to apply uniform electric field together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. So this is important. Electron does not deflect from its path, वो straight line में जाएगा. Okay. Then electric field का हमें direction भी बताना है, perpendicular to भी है, magnetic field के perpendicular है या parallel है, and उसका magnitude भी हमें बताना है कि कितना होगा. So this is a very straightforward question. ये तो हम जानते ही हैं. Motion of charged particles under the influence of both electric and magnetic field. तो हम देखते ही हैं, if the particle does not have to reflect, particle को straight line path में जाना है, so electric field must be perpendicular to both velocity and magnetic field. Right? Electric field is always, ये condition के लिए perpendicular होता है to both velocity and magnetic field. And what is the electric field? Negative of V cross B. This is the electric field. अगर उसको undeflected जाना है, Lorentz force को हम zero करेंगे, so उसको undeflected जाना है, so this is the condition that we already know. So electric field is minus V cross B. The first thing is electric field है perpendicular to magnetic field है, parallel तो हो ही नहीं सकता. दूसरा, इसका magnitude कैसे निकालेंगे? Electric field का magnitude होगा VB sin theta. We are given that sin theta is 1 क्योंकि velocity we are given as perpendicular to magnetic field. राइट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू मोशन है, ये हमें दिया हुआ है, तो साइन थीटा ऑटोमेटिकली बिकम्स 1. और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो हमारा बना वो बना v इंटू बी,
यहां पे वेलोसिटी है हमारा c/100 विच इज 300/6 मल्टीप्लाइड बाय b मैग्नेटिक फील्ड विच इज 9×10⁻⁴. तो ये हमारा बनेगा ऐसा यूनिट्स में 27 × 10⁻². न्यूटन पर कूलम. So that's it. So electric field will be perpendicular to magnetic field and it will be 27 × 10⁻². That's it. So direct question on electric field and magnetic field motion. चलिए अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं. Look at the next question. बोल रहा है there are two inclined surfaces each of length L हमें दिए हैं. Same angle of inclination भी है 45. One of them is rough and the other is perfectly smooth. बहुत बढ़िया. एक रफ बनाया गया एक स्मूथ बनाया गया. बहुत अच्छा. The given body takes 2 times as much time to slide down on the rough surface than on the smooth surface. Smooth surface पे जितना समय लगा उसका डबल rough surface पे लगेगा. समझेंगे ऐसा क्यों होगा. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is close to. Okay. So again straightforward dynamics का सवाल है हमारा. बोल रहा है कि एक ब्लॉक सेम ब्लॉक दो इंक्लाइन पे गिर रहा है. The angle of inclination in both cases is same. The length in both cases is same. The initial velocity in both cases is same. 0. क्या फर्क है? बस यही फर्क है कि एक है स्मूथ और एक है रफ इंक्लाइन. चल और जब रफ इंक्लाइन पे वो गिर रहा है इट टेक्स डबल टाइम कंपेयर टू स्मूथ इंक्लाइन. देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रफ सरफेस. ओके तो ये हम लोग कैसे करेंगे. अगेन बहुत ही साधारण बहुत ही आसान सवाल. ठीक है इस तरह के सवाल वी कैन डू विद इन 30 सेकंड्स और पेन पे उठाने की जरूरत भी नहीं है आपको. कैसे. वी नो दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड हियर. यहां पे भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं. यहां पे भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं. क्यों. क्योंकि यहां पे भी हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है g sin थीटा. हमें पता ही है स्मूथ इंक्लाइन पे जब ब्लॉक गिर रहा है तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय g sin थीटा. एंड जब रफ इंक्लाइन पे ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तब भी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड दैट इज g टाइम्स sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन अलग है पर दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है समय के साथ. इसलिए हम दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं. और दोनों में हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे. हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है. हमें डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम है L पता है. हमें एक्सेलरेशन जो है उसका इक्वेशन पता है और हमें टाइम का रिलेशन पता है. सो विल अप्लाई द सेकंड इक्वेशन व्हिच इज s = ut + ½ d². यही हम लगाएंगे दोनों के लिए एक साथ. विल अप्लाई बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड विल डू द क्वेश्चन बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. बहुत ही आसानी से सवाल हो जाएगा. तो s = ut + ½ d². ठीक है. अब दोनों केसेस में आप देखिए u तो कितना है दोनों ही केसेस में. u तो कितना है 0. तो u बिकम 0. तो यहां से टाइम जो आता है दोनों ही केसेस में वो कितना आता है √2s/a दोनों ही केसेस में. और टाइम दोनों ही केसेस में √2s/a आता है. हमें पता है डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में क्या है सेम है. और डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में सेम है तो यहां से हमारा टाइम क्या निकलता है प्रोपोर्शनल टू 1/√a. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में सेम है तो टाइम क्या बना प्रोपोर्शनल टू 1/√a. दैट्स इट. और टाइम प्रोपोर्शनल टू 1/√a. तो अब टाइम का रिलेशन हमें गिवन है दोनों में तो वहां से हम एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं. बहुत ही आसान. देखिए सो टाइम के बारे में हमें क्या गिवन है कि टाइम जो है it takes too much as time to slide down on rough surface than on the smooth surface. rough surface पे टाइम डबल है. ओके रफ सरफेस पे टाइम डबल है 2 टाइम्स है. और अगर टाइम 2 टाइम्स है तो यहां से दिख रहा है इस प्रोपोर्शनलिटी से एक्सेलरेशन क्या होगा 1/4 टाइम्स होगा. सिंपल प्रोपोर्शनलिटी एक्सेलरेशन 1/4 तो √a विल बी हाफ एंड टाइम विल बी डबल. ऑलराइट. ओके राइट. यहां से भी आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/t². क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/t². तो टाइम अगर हो रहा है 2 टाइम्स तो उसको एक्सेलरेशन होगा 1/2² 1/4. तो यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ रफ जो है विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द स्मूथ सरफेस. और अब हमें रफ और स्मूथ दोनों पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पता ही है. सो विल सब्स्टिट्यूट and we'll get the relation. So acceleration on smooth is g sin theta and that will be 4 times of just a second. The acceleration on smooth which is g sin theta is 4 times of acceleration on rough और वो क्या है g times
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। शाबाश, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जी कैंसिल होगा और थीटा 45 दिया है, तो काम आसान, साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, हम यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर सेम, सो ऑल ऑफ देम विल गेट कैंसिल्ड। यहां क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यहां क्या बचेगा 1 माइनस न्यू, साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, थीटा 45 इसलिए, तो सब कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। सो 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस म्यू, और यहां से हमारा म्यू दिख रहा है, दिस इज 1/4, म्यू इक्वल्स 3/4। सो म्यू जो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 3/4। चलिए, ऑलराइट, द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन काइनेमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीधा सा सवाल है, बोल रहा था काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स। पहली बात तो सिमिलर का मतलब क्या, देखते हैं आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए। सिमिलर का मतलब सेम मास, ओके। सो सिमिलर कार्स मतलब सेम मास, तो सेम मास के हमारे दो कार्स हैं ए एंड बी, हैविंग काइनेटिक एनर्जीज 100 जूल्स एंड 225 जूल्स। दोनों की काइनेटिक एनर्जी में क्या है ना, 100 एंड 225। ऑन अप्लाइंग ब्रेक, दोनों पे ब्रेक लगाया, बहुत बढ़िया। कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर एंड कार बी स्टॉप्स आफ्टर 1500 मीटर। ये हमें गिवन है। ए पे ब्रेक लगाया 1000 मीटर बाद रुका, बहुत बढ़िया, और बी पे भी ब्रेक लगाया तो ये 1500 मीटर बाद रुका। F and FB are the forces applied by the brake on car A and B, then the ratio FA by FB। बहुत सिंपल, ठीक है। तो जैसा बोल रहा है वैसे वैसा हमें समझ के करना है। तो हमें पता है फोर्स लग रहा है दोनों गाड़ियों पे, जो ब्रेकिंग फोर्स है जिसकी वजह से दोनों रुकेंगे, और वो फोर्स को हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब दोनों का मास तो सेम है, तो हमारा फोर्स किसके प्रोपोर्शन में आया, एक्सेलरेशन। तो हमें बस एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है ए और बी में, वही हमारे क्या होगा, फोर्स का भी रेशियो होगा। बहुत आसान। नाउ एक्सेलरेशन का रेशियो कैसे निकालें, अगेन विल अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, देखिए हमें फाइनल वेलोसिटी पता है कि वो रुक रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट दोनों का पता है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और हमें इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल एनर्जी भी पता है। सो विल अप्लाई द थर्ड इक्वेशन, दोनों के लिए एक साथ लगाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों के लिए अलग अलग लगा के, समय व्यर्थ नहीं करना है, फटाफट करेंगे दोनों के लिए साथ में लगा के। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दोनों के लिए फाइनल वेलोसिटी कितना है, हमारा 0 है, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, वो क्या आता है, माइनस u स्क्वायर बाय 2s। दिस इज द एक्सेलरेशन। अभी दोनों के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी का भी रेशियो पता है, दोनों के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट का भी रेशियो पता है कि कितना चला रुकने से पहले, वहां से हम एक्सेलरेशन का रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर बाय s। एक्सेलरेशन जो आएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर बाय s, और एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर बाय s, तो एक्सेलरेशन ऑफ a टू b जो होगा वो क्या होगा, दैट इज ua स्क्वायर बाय ub स्क्वायर डिवाइडेड बाय SA बाय SB, यू स्क्वायर बाय इसके प्रोपोर्शन में, तो यू स्क्वायर का रेशियो डिवाइड बाय एस का रेशियो। अब यू स्क्वायर का रेशियो क्या है, हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, क्या हम बोल सकते हैं क्या कि जो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर का रेशियो है वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली बस हाफ एम यू स्क्वायर, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर, तो मास तो दोनों का सेम है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है वही यू स्क्वायर का रेशियो होगा। बहुत बढ़िया, तो यू स्क्वायर बाय यू बी स्क्वायर विल बी के ए बाय के बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाय बी डिवाइड बाय एस ए बाय एस बी। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ए टू बी, ए टू बी करना है, उल्टा नहीं करना है। ए टू बी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या दिख रहा है हमें, दिस इज 4:9, 100 by 225, और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या दिख रहा है, ए टू बी विच इज 1000 by 1500, 2/3। So 4/9 divided by 2/3, this comes out to be 2/3. This is the ratio of acceleration. तो फोर्स का क्या होगा, क्या होगा फोर्स का, सेम ही होगा, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। सो फोर्स का रेशियो भी इट इज 2:3। चलिए, बहुत बढ़िया।
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए खतरनाक सा दिखता हुआ सर्किट, देख के डरना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल, देख के डरना नहीं है, बस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है। वी हैव टू फाइंड द करंट पासिंग थ्रू बैटरी इन द गिवन सर्किट, करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, करंट इन द सर्किट। तो देख के हमारी पहली नजर क्या जा रही है, देख के हमें सबसे पहले सर्किट में क्या पता लग रहा है, क्या हम देख पा रहे हैं, दैट लुक एट दिस ब्रांच ABCDE, इस ABCD की ब्रांच को ध्यान से देखो। तो इस ABCD ब्रांच को ध्यान से हम देखें, सो देयर इज अ 5 ohm resistor here, there is a 2.5 ohm resistor here, 3 ohm resistor here, 1.5 ohm resistor here, और A और D के बीच में there is a 6 ohm resistor, और B और E के बीच में बाकी बचा हुआ सर्किट है। तो हम ध्यान से देखें, सो देयर इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, आप देख पा रहे होंगे, देयर इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है बिटवीन B एंड E, B एंड E के बीच में एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए B के इस तरफ वी हैव 5 ohm, 2.5 ohm, तो दिस बाय दिस रेशियो 5 by 2.5 इज 2, एंड इस तरफ E के इस तरफ रेशियो हम देखेंगे 3 by 1.5, दिस इज आल्सो 2। सो R1, R2, R3, R4, R1 by R2 equals R3 by R4। सो दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब क्या होगा, हमारा बीच का जो 6 ohm रेजिस्टर है वो हमारा हट जाएगा, दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम द सर्किट, एंड 6 ohm कैन बी रिमूव फ्रॉम द सर्किट। तो हमारा रिजल्टेंट अभी बचा हुआ सर्किट जो है वो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे नीचे एक 5 वोल्ट की बैटरी है, नीचे एक 1/3 ohm का रेजिस्टर है, एंड हमारे पास ऐसा कुछ बचेगा, दिस इज व्हाट वी हैव, द 6 ohm रेजिस्टर इज रिमूव्ड। तो यहां पे हमारे पास दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद, 6 ohm रेजिस्टर को हमने हटा दिया बस। तो ये हमारा बचा है, दिस इज 5 ohm, 2.5 ohms, 1.5 ohms, 3 ohms, and the remaining circuit is as it is. This is 1.5 ohms and this is 5.5 ohms. ठीक है, ओके। तो हम देख पा रहे हैं यहां पे सबसे पहले तो वी कैन सी वंस वी हैव रिमूव्ड द 6 ohm रेजिस्टर, अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो दोनों हैं हमारे 5 ohm and 3 ohm, ये किसमें है, किसमें, सीरीज, दे आर एंड टू एंड कनेक्टेड विदाउट एनीथिंग इन बिटवीन, दे आर इन सीरीज, दिस बिकम्स 8 ohm। ये 2.5 और 1.5 ये किसमें है, अगेन इन सीरीज, दिस बिकम्स 4 ohm। अभी ये 8 ohm और ये 4 ohm आपको किसमें दिखाई दे रहा है, क्लियरली पैरेलल में दिखाई दे रहा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर बिटवीन दिस B point and E point। So this 8 ohm is in parallel with 4 ohm, and 8 ohm parallel 4 ohm, ये जो कॉम्बिनेशन आएगा इन दोनों का, that is in series with this and this, बाकी तीन के साथ तो सीरीज नहीं है देखिए। So 8 ohm parallel 4 ohm and then in series, इसका मतलब सीरीज with 1/3, series with 1.5 and series with 5.5। ठीक है, so now we just have to find the equivalent, बहुत ही आसान है। equivalent resistance will be this 8 and 4 in parallel, कितना हो जाएगा, 32/12 which is 8/3, and finally the equivalent resistance will be how much, 8/3 plus 1/3 plus 1.5 plus 5.5। ठीक है, कितना बनेगा ये, 8/3 plus 1/3 plus 1.5 plus 5.5, this is 5.5, this is 10 ohms and this is 10 ohms। so हमारा करंट इन द सर्किट कितना आएगा, बैटरी का EMF डिवाइड बाय द R इक्विवेलेंट which is 5/10, 0.5 ampere। so 0.5 ampere, this is our correct answer। अगेन साधारण सवाल है, आपको बस सर्किट को ध्यान से समझना है, व्हीटस्टोन ब्रिज आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उस पर हमला बोल देना है। बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगेन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि ये क्या गया, पर काफी आसान सवाल, चिंता मत कीजिए। A bob of heavy mass m is suspended by a light string L, so this is a vertical circular motion. The bob is given a horizontal velocity v0 shown in the figure. If the string slacks at some point making an angle theta from the horizontal,
ओके, थीटा हॉरिजॉन्टल बनाते हुए टाइम ये स्लैक कर रहा है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट p टू इट्स इनिशियल स्पीड v नॉट. साधारण सवाल जैसा बोल रहा है वैसा हम करेंगे. ठीक है. ओके, तो पहली बात तो हमें देख के पता लग रहा है कि अगर स्ट्रिंग स्लैक हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट विल बी लेस देन √5gl पर ग्रेटर देन √2gl. ये तो हमें पता है स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है इसलिए. ओके, और अभी p पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है, हमें v/v नॉट रेशियो पूछा है. कैसे करेंगे? बहुत ही आसान. वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवालों में बस दो चीजें हमेशा लागू होती है. वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई भी सवाल आए, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे, बस दो ही चीजें हम हमेशा करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हम निकालते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू mv²/r एट दैट पॉइंट. द सेकेंड थिंग इज एनर्जी कंजर्वेशन. दैट्स इट. यही दो चीजें हैं जो हमारी हमेशा लागू होती हैं. ओके, तो अब करते हैं. तो एट पॉइंट पी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं नेट फोर्स टू सेंटर mv²/r से क्या मिल रहा है. सो एट पॉइंट पी लेट्स डू इट, कर डालते हैं. तो एट पॉइंट पी पे इसका एफडी देखें, हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा दिखेगा, mg आएगा नीचे, ठीक है, और टेंशन, रस्सी का टेंशन आएगा इस तरफ. बहुत बढ़िया. दिस एंगल इज गिवन एज थीटा. सो अभी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर में क्या दिख रहा है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. तो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर? अगर हम नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर देखें तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या आ रहा है, एक तो टेंशन आ रहा है, टेंशन प्लस mg का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, दिस इज mg sin थीटा, राइट. mg का दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो cos ऑफ 90 माइनस थीटा व्हिच इज sin थीटा. सो टेंशन प्लस mg sin थीटा, दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर. और इसको हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे मास v², कौन सा वेलोसिटी स्क्वायर, उस पॉइंट का, नीचे वाले v नॉट नहीं, उस पॉइंट का जो वेलोसिटी है दिस v, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है v, तो mv² बाय द रेडियस विच इज l, लेंथ. शाबाश. सो mv² बाय l. सो टेंशन प्लस mg sin थीटा इज mv² बाय l. बट नाउ हम क्या बोल रहे हैं, उस पॉइंट पे रस्सी क्या हो चुकी है, स्लैक हो चुकी है. और उस पॉइंट पे रस्सी स्लैक हो चुकी है, सो टेंशन विल बिकम 0. सो टेंशन बिकम 0. यहां से हमारा आता है v² इज gl sin थीटा. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी नेट फोर्स mv²/r करना सही है. सो v² इज gl sin थीटा, फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन कहां से आती है, हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन से आती है. कर डालते हैं. सो एनर्जी कंजर्वेशन लेट्स अप्लाई बिटवीन नीचे वाला पॉइंट, ये v नॉट वाला पॉइंट एंड v वाला पॉइंट. ठीक है, हमें पता है अगर h हाइट ऊपर जा रहा है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं v² is u² minus 2gh. This is the energy conservation equation if the object is going h height ऊपर. All right. So v² is equal to u² minus 2gh. What is final velocity square? This is our final velocity square. v² is equal to u². What is initial velocity square? v naught square minus 2gh. अब ध्यान से देख के बताइए फिगर में ऑब्जेक्ट कितना हाइट ऊपर गया है. ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट वर्टिकली कितना हाइट ऊपर गया है. सो वर्टिकली ऑब्जेक्ट कितना हाइट ऊपर गया है, दिस इज L, यहां पे दिस इज L एंड यहां पे दिस थिंग इज L sin थीटा. दिस इज L sin थीटा. सो L तो यहीं तक ऊपर चला गया था, फिर कितना और ऊपर गया, L sin थीटा. सो L प्लस L sin थीटा. सो L 1 प्लस sin थीटा. ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, v और v नॉट के बीच में रिलेशन निकालना है, v और v नॉट का रेशियो निकालना है. तो हम क्या करेंगे, v² इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl. वी विल सब्स्टिट्यूट gl. gl को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए v और v नॉट में. तो gl को क्या डाल सकते हैं, वहां से ऊपर से देखिए v² बाय sin थीटा, एंड यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा. ओके, तो v² इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2v² बाय sin थीटा 1 प्लस sin थीटा. एंड यहां से now we have a relation between v and v naught. So आप कॉमन लीजिए v², तो ये बनता है 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा
इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर। ओके, बस उसको उधर ले आके कॉमन लिया। सो वी स्क्वायर 1 + 2 टाइम्स 1 + sin थीटा बाय sin थीटा इज वी नॉट स्क्वायर, एंड यहाँ से वी कैन सी द फाइनल रिजल्ट जो हमें चाहिए, v बाय वी नॉट, ये पूछा है क्वेश्चन ने। सो v बाय वी नॉट, उस वी नॉट को इधर ले आइए, स्क्वायर रूट लीजिए। सो v बाय वी नॉट कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, ऊपर क्या जाएगा, ऊपर इट बिकम्स sin थीटा एंड नीचे इट बिकम्स sin थीटा + 2 + 2 sin थीटा, तो 2 + 3 sin थीटा। देखिए, दिस इज व्हाट वी गेट, v by v naught ratio is root of sin theta plus divided by 2 + 3 sin theta. This is our correct answer. Okay. ठीक है, तो ऐसे थे ये साधारण सवाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ लॉजिक गेट क्वेश्चन। तो एक लॉजिक गेट का सवाल आ चुका है। लॉजिक गेट क्वेश्चन है, आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक इंप्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू आउटपुट ऑफ विच गेट। तो ये एक कॉम्बिनेशन हमें गिवन है और ये हमें बताना है ये किस गेट जैसा बिहेव कर रहा है। तो बहुत ही अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑन लॉजिक गेट्स। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये गिवन गेट्स कौन से गेट्स हैं। तो हमें दिख रहा है ये वाला गेट कौन सा है, नॉर गेट। आगे सामने गोला है तो ये है नॉर गेट। ये कौन सा गेट है इधर, नैंड। आगे गोला है सामने, दिस इज नैंड गेट। एंड ये कौन सा है, एंड गेट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर, नैंड एंड एंड। और हमें बताना है ये ओवरऑल किसकी तरह बिहेव कर रहा है। तो बस कुछ नहीं, हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल बना के देखेंगे ये किसकी तरह आ रहा है। ओके, बहुत अच्छा है। ऑलराइट, सो हम एक काम करते हैं, नॉर और नैंड, क्योंकि हमारे नॉर और नैंड यहां पे यूज हो रहे हैं, तो नॉर और नैंड की ट्रुथ टेबल यहां पे साइड में लिख लेते हैं, हमें मदद मिलेगी, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। सो नॉर की ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल मतलब ओनली आउटपुट में लिख रहा हूं। तो नॉर का ट्रुथ टेबल, नॉर का आउटपुट क्या होता है, और का उल्टा, और का पलटी, विच इज 1 0 0 0, राइट। ओनली आउटपुट वी आर राइटिंग, और इट इज 0 1 1 1, तो नॉर विल बिकम 1 0 0 0, दिस इज द आउटपुट। नैंड का क्या होता है, एंड का उल्टा, विच विल बी 1 1 1 0। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। अब देखते हैं आगे। ऑलराइट, ठीक है, तो दिस इज नॉर एंड नैंड, हमने साइड में लिखा है कि ये यूज होगा। अब देखते हैं ए और बी के अलग अलग वैल्यूज डालते हैं और देखते हैं क्या होगा। नाउ दोनों में, नॉर में भी इनपुट क्या जा रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें भी इनपुट जा रहा है ए एंड बी, एक तरफ ए है और दूसरी तरफ बी है। और इस नैंड में भी इनपुट क्या जा रहा है, ए और बी, एक तरफ ए और बी, तो हमारा काम आसान हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद 0 एंड 0। अगर ए एंड बी दोनों ही 0 है तो नॉर में भी क्या 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 गया, 0 और 0 गया, और नॉर में 0 0 गया तो क्या निकलता है, 1 निकलता, तो यहां से 1 निकला आउटपुट। नैंड में भी 0 0 गया, दोनों इनपुट 0 0 में भी, तो नैंड में भी 0 0 गया और नैंड में 0 0 गया, तो क्या निकलता है, यहां पे भी 1 निकलता है, तो इधर भी 1 आया। और ये 1 1 किस में जा रहे हैं, एंड में जा रहे हैं, और एंड में जब 1 1 जाते हैं तो हमें पता है आउटपुट विल बी 1, तो इधर आउटपुट आएगा 1। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 0 1, ए इज 0, बी इज 1। ठीक है, तो 0 1, 0 1 जब जाएगा नॉर में तो क्या देगा आउटपुट, 0, दिस इज 0। पर जब 0 1 जाएगा नैंड में, वो क्या देगा, 1, सो दिस रिमेन्स 1। एंड 0 और 1 ये दोनों जाएंगे एंड में, क्या देगा, एंड तो अपने को पता है बोथ शुड बी 1, बोथ शुड बी हाई, देन द आउटपुट विल बी हाई। तो 0 1 एंड में जाएगा तो देगा 0। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 0। तो 1 0 जब जाएगा तो क्या होगा, नॉर में 1 0 देता है, अपने को पता है 0, नैंड में 1 0 अपने को बता देता है 1, तो फिर से ऐसा रहेगा 0 1, पर एंड में जा रहे हैं 0 1 अगेन 0। द लास्ट जहां पे दोनों इनपुट 1 है, और दोनों इनपुट 1 है तो क्या होगा, अगर दोनों इनपुट 1 है, सो दिस नॉर गिव्स 0, नैंड आल्सो गिव्स 0, और बोथ ऑफ देम गिव्स 0, सो द आउटपुट ऑफ एंड विल आल्सो बी 0। तो ट्रुथ टेबल बना हमारा, दैट इज 1 0 0 0 एंड 1 0 0 0। ये तो हमें पता है कौन है, ये तो हम जानते हैं, दिस इज अ नॉर गेट। ये तो हमारा जान पहचान का है, कोई अनजान नहीं है। सो नॉर गेट 1 0 0, दैट इज द आंसर। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन ईएम वेव इज गिवन बाय दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन गिवन है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एकदम डायरेक्ट सवाल, एकदम आसान, एकदम घिसा पड़ा। ओके, कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन।
पहले हम डायरेक्शन देखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड देखेंगे। सो डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, हमें पता ही है दैट वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस पी। वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ई क्रॉस पी। यहां पे हमें क्या गिवन है, वेव वेलोसिटी किस तरफ है, kx प्लस ओमेगा टी, kx प्लस ओमेगा टी, वेव वेलोसिटी किधर हुआ, माइनस एक्स। सो वेव वेलोसिटी इज इन माइनस एक्स, kx प्लस ओमेगा टी है इसलिए। वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, सेट में आ रहा है, ठीक है। सो वेव वेलोसिटी है नेगेटिव एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जेड में। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर होना पड़ेगा, देखो वेलोसिटी शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड किधर होना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी इन द पॉजिटिव वाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई में होगा तभी अपना ई क्रॉस बी किधर आएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स आएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हो गया वाई, पॉजिटिव वाई, ठीक है, और एक्स या जेड तो हो ही नहीं सकता है, वाई। नाउ हाउ विल वी फाइंड द एम्पलीट्यूड, है ना, बी वाई यहां पे दो ऑप्शन है अपने, 2 × 760। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान, हमें पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, बी नॉट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब यहां पे एक और चीज चेक करनी है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव सी ही है कि नहीं, मतलब ये वैक्यूम है कि नहीं, ठीक है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। कभी कभी धोखा देने वाला सवाल हो तो उसमें हो सकता है कि मीडियम वैक्यूम नहीं है, वेलोसिटी को सी नहीं लेना है, 3 × 8 नहीं लेना है, तो चेक करना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ओमेगा बाई के, कोएफिशिएंट ऑफ टी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज ओमेगा हियर, 1.5 × 10⁻⁹। व्हाट इज के हियर, 5। तो ये कितना बताएं, 3 × 8 ही आता है, यानी कि धोखा नहीं है हमारे साथ, ये मीडियम वैक्यूम ही है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई और मीडियम दे देता है, पर यहां पे वेलोसिटी 3 × 8, बी नॉट कितना आएगा, ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज 60 डिवाइड बाय वेलोसिटी 3 × 8, दिस बिकम्स 2 × 10⁻⁷ टेस्लास। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, डायरेक्शन इज इन द वाई डायरेक्शन, फेस तो सेम ही होगा एज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस बिकम्स ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, बहुत बढ़िया। Okay, let's move on to the next question. This is a question based on impulse. Impulse का आसान सा सवाल बोल रहा है, ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height 10 meter. ठीक है, inelastic collision है, मतलब 40 मीटर गिरा, 10 मीटर रिबाउंड किया, है ना। तो बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी हाफ अगर पूछा होता, बिकॉज द हाइट राइज विल बी ई स्क्वायर टाइम्स। ओके, the ball hits the ground and rises to height 10 meter. Impulse imparted to the ball during its collision with the ground is, कितना impulse मिला उसको। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, impulse is delta p m delta v, तो हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो ऐसा कुछ हो रहा है, 40 यहां से इसको ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, गिरा वो 40 मीटर हाइट से, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब टकराने से जस्ट पहले, देन दिस इज द फाइनल वेलोसिटी टकराने के जस्ट बाद में, एंड देन 20 मीटर तक, और 10 मीटर एक्चुअली, 10 मीटर तक it rebounds. So हम v initial निकालते हैं, v final निकालते हैं और impulse निकालते हैं। तो initial velocity कैसे निकालेंगे, टकराने से जस्ट पहले की जो velocity है, straight forward, √2 gh, h is our 40, this becomes root of 800 which is 20 √2 meter per second. साधारण। Final velocity that will be √2 gh final, this is h initial, this is h final, ये कितना हो जाएगा, √20 × 10 √200, √200 is 10 √2 meter per second. Now the question is just asking impulse. Impulse हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा p या m डेल्टा v। मास इज 0.5, पर डेल्टा v करते समय ध्यान देना है, द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ओके, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे v final minus v initial, the magnitude will get added up, जैसा आपने पता है, ठीक है। so this becomes 20 √2 plus 10 √2, magnitude add हो जाएगा, and this is 15 √2. √2 is approximately 1.4, √2 is approximately 1.4, तो 15 √2 कितना हो जाएगा, 15 × 1.4 which is around 21 Newton second। चलिए
तो चमत्कारी नंबर 21 यहां पे भी आ गया है, 21 या 21 न्यूटन सेकेंड इज द चेंज इन मोमेंटम. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, again, this is a direct question on inductance. AB is a part of the electrical circuit. The potential difference VA minus VB at the instant when current is 2 ampere and increasing at the rate 1 ampere per second. So current की हमें direction given है, ध्यान से देखिए. Current की direction है इस तरफ, इसका magnitude given है 2 ampere and it is increasing at the rate of 1 ampere per second. अपने से पूछा है VA minus VB, potential difference between A and B. और इस तरह के questions में हम क्या करते हैं, हम हमेशा initial point से final point की तरफ जाते हैं. We always go from the initial point given towards the final point given. वहां से वहां तक हम जाते हैं और जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं बीच में जो भी रेजिस्टर आ रहा है या बैटरी आ रहा है या इंडक्टर आ रहा है, जो भी आ रहा है, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं बीच में, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं अलॉन्ग विद साइन एंड ऐड करते हैं. तो हमें निकालना है VA माइनस VB. हमें निकालना है VA माइनस VB. एंड सिंस हमें निकालना है VA माइनस VB, तो हम कहां से कहां जाएंगे, A से B जाएंगे या B से A जाएंगे. सो देखो, वी आर ऑलवेज डूइंग फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा V. फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये करते हैं ना, इनिशियल माइनस फाइनल थोड़ी कर देते हैं. सो दैट मींस A हैज टू बी द फाइनल पॉइंट एंड B हैज टू बी द इनिशियल पॉइंट, तभी तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे. सो हमें कहां से कहां जाना है, B इज आवर इनिशियल पॉइंट, A इज आवर फाइनल पॉइंट. हमें B से A की तरफ जाना है, यानी कि ऑपोजिट टू करंट. करंट का डायरेक्शन क्या है, A टू B. हम कहां जा रहे हैं, B टू A, ऑपोजिट टू करंट. तो हमें ऑपोजिट टू करंट, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें जाना है, B टू A हमें जाना है और हमें हर पॉइंट के क्रॉस, एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है. वहां से हमारा आएगा फाइनल माइनस इनिशियल VA माइनस VB. ठीक है. नाउ जब हम B से जा रहे हैं, सबसे पहला हमारा क्या आ रहा है, रेजिस्टर. सबसे पहला क्या आ रहा है, रेजिस्टर. रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे. नाउ रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, माइनस IR इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस IR ऑपोजिट टू करंट. यहां पे हम किधर जा रहे हैं, देखो, ऑपोजिट टू करंट, तो इट विल बी प्लस IR. फिर हम जा रहे हैं बैटरी. बैटरी में किधर जा रहे हैं हम, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो इट विल बी प्लस E. फिर हम जा रहे हैं इंडक्टर में. इंडक्टर में हम किधर जा रहे हैं, अगेन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इट विल बिकम कितना, प्लस L di by dt, प्लस L di by dt. ओके, सो प्लस IR प्लस E प्लस L di by dt शानदार. अब बस वैल्यू डालेंगे. IR is 4, EMF is 5, L is 1, di by dt is also 1. This becomes 10. ठीक है, साधारण, एकदम आसान सा. Okay, next question is 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coils having radius 1:2. ठीक है, सो दो कॉपर कॉइल्स हैं, रेडियस है 1:2 रेशियो में. एक ऐसा है, एक ऐसा है, रेडियस इज R/2R, और 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है दोनों में ही. क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है कितना होता है. सो मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू A, करंट इंटू एरिया. करंट दोनों का सेम है, सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर. और रेडियस का रेशियो है 1:2, सो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो कितना होगा, 1:4. दैट्स इट. 1:4 विल बी द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. एकदम आसान साधारण सवाल. ओके, नेक्स्ट बोल रहा है, इन अ सर्टेन कैमरा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंसेज आर अरेंज्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट. तो हमारे पास 4 लेंसेज हैं इन कॉन्टैक्ट. वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट विच आर आइडेंटिकल. तो सबका फोकल लेंथ है F ईच, सबका पावर है सेम P ईच. ओके, then the total power of the combination and the total magnification in comparison to the power and magnification for each lens will be. तो कॉम्बिनेशन का जो पावर और मैग्निफिकेशन है वो कितना होगा कंपेयर टू सिंगल लेंस का पावर और मैग्निफिकेशन. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. हमें पता ही है जो इक्विवेलेंट पावर होता है दैट इज द सम ऑफ ऑल द पावर्स इन कॉम्बिनेशन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट में. तो सबका सम होगा, सो दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल पावर.
व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन? हमें पता है मैग्निफिकेशन जो होता है एम नेट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन, M1, M2, M3, M4 सबका प्रोडक्ट होता है, आपने बताइए. सो दैट विल बिकम, सबका मैग्निफिकेशन भी हम सेम ले रहे हैं, सो दैट इज m to the power 4. So all have same focal length and same power and same magnification. So the net power will be 4p and the net magnification will be m to the power 4. All right. So 4p and m to the power 4. This is the correct answer. चल आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. बोरा ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर है, हैज 18.2 मोल्स. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atm at a temperature of 27 degrees. The mass of oxygen withdrawn from the cylinder is nearly. तो हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर में से ऑक्सीजन निकाल लिया. ऐसा भी कर सकते हैं क्या? सिलेंडर में से ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं क्या? तो हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर में से हमने शानदार तरह से ऑक्सीजन निकाल लिया है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हैव चेंज्ड. ओके, एंड वी आर गिवन दैट प्रेशर, जो फाइनल प्रेशर है, फाइनल गेज प्रेशर है, दैट इज 11 atm एंड द टेम्परेचर इज 27. तो कितना मास हमने निकाला है, दैट इज द क्वेश्चन. अब देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे यहाँ पे कांस्टेंट बनी हुई है और क्या क्या चीजें बदल रही हैं. सो विल अप्लाई द इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरडी आइडियल गैस के लिए. और क्या क्या चीजें देखिए यहाँ पे कांस्टेंट बनी हुई है, पहले हमें समझना है कि हो क्या रहा है और क्या क्या चीजें बदल रही हैं. सो आर इज द गैस कांस्टेंट, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट है. टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट. सवाल में ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है. सवाल बोल रहा है एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्रीज. सो 27 डिग्रीज 300 केल्विन का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन्ड है. सो दिस इज आल्सो कांस्टेंट. वॉल्यूम विल डेफिनेटली बी कांस्टेंट, क्योंकि सिलेंडर तो फिक्स रिजिड सिलेंडर है, तो उसका वॉल्यूम 30 लीटर, दैट विल बी डेफिनेटली कांस्टेंट. तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स बदल रहे हैं, यानी कि गैस को निकाल रहे हैं, तो क्या बदल रहा है? बस प्रेशर बदल रहा है. और इसलिए उसने बोल रहा है कि जब नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले, गैस को निकाला, प्रेशर ड्रॉप हो गया. कितना ड्रॉप हो गया? 11 atm गेज प्रेशर हो गया. सो ओनली नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर चेंजिंग. आर, टी एंड वी तीनों क्या है? कांस्टेंट है. ओके, तो हम क्या करेंगे? हम फाइनली नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन ही नहीं है. फाइनली हमें वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, आर पता है, ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट ही है, और हमें फाइनल प्रेशर भी पता है 11 गेज प्रेशर. तो हम फाइनल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं और सबट्रैक्ट कर लेते हैं. नाउ वन मोर थिंग टू बी क्लियर हियर इज फाइनल प्रेशर इज कितना? 11 atm लेंगे क्या? 11 atm इज द गेज प्रेशर. सो द एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी +1, 12 atm. गेज प्रेशर है वो तो, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर सबट्रैक्टेड. सो द फाइनल प्रेशर विल बी एक्चुअली 12 atm. नाउ द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स वो हम निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? PV by RT, P final V by RT. All right. P final pressure is 12 atm, 12 into 10 to the power 5. What is the volume? 30 liters, 3 into 10 to the power minus 2. R हमें पता है 25/3, and this is temperature is constant maintained 300 Kelvin. बहुत अच्छा. So this cancel हुआ ये. We get N final is कितना आएगा ये? 36/25, 10 to the power. This is 10 to the power 1. Okay. ठीक है. So this 360/25 और 72/5. 360/25, which is 72/5. 72/5 is how much? 14.4 moles. तो फाइनली जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं? 14.4. पहले कितने थे? 18.2. बाद में कितने हो गए? 14.4. तो नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइनली व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन. तो मास विड्रॉन कितना होगा? जो नंबर ऑफ मोल्स विड्रॉन है, ठीक है, मोल्स जितने हमने विड्रॉ किए, मास विड्रॉन इज इक्वल टू जितने हमारे नंबर ऑफ मोल्स विड्रॉन है, मोल्स जितने हमने निकाले हैं, मल्टीप्लाइड बाय 32 ग्राम, विच इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन. तो कितने हमने मोल्स निकाले हैं? पहले थे 18.2, बाद में हो गए 14.4. घटा लेंगे हमें कितने हैं? 3.8. सो 3.8 इज द नंबर ऑफ मोल्स विड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 32. सो व्हाट इज 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 32?
कितना होगा ये 4 माइनस 0.2 करेंगे हम लोग. सो 1 दिस इज 128 and minus 6.4, this is around 121 gram. All right, so 121 gram. So approximately the closest option is 0.116 kgs. Okay, ऐसे में करना है. All right, and the next question is, in some appropriate units, time and position are related by t is equal to x square plus x, then the acceleration of the particle is. So हमें टाइम का x के साथ फंक्शन दिया है और हमें निकालना है एक्सेलरेशन किसी टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में नहीं, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. ठीक है, तो ये मुश्किल सवाल नहीं है, दिखने में मुश्किल लगता है पर ये एक्चुअली मुश्किल सवाल नहीं है. सो अब ऐसे सवालों में जब हमें पोजीशन टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं गिवन है, देखो कभी कभी क्या होता है, पोजीशन हमें टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन गिवन होता है x इक्वल टू 5t स्क्वायर, x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7. तो ऐसे में हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. पर यहां पे हमें x इक्वल टू टाइम का डायरेक्ट एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं गिवन है, हमें टाइम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गिवन है और हमें x को टाइम के टर्म्स में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं, है ना. तो कोई बात नहीं, ऐसे सवालों में चिंता नहीं करनी है. हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है. तो हम बस क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे. तो जब भी ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग गिवन हो, चिंता नहीं करनी है, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, सो पहले डिफरेंशिएट, पहली बार करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने पहली बार किया तो हमारा क्या बनेगा, इधर आएगा 1 इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है तो इट विल बिकम 2x dx by t को हम वेलोसिटी लिखेंगे प्लस दिस इज ऑल्सो dx by t. तो dx by t जो है वो हमारा वेलोसिटी है. ठीक है, सो dx by t या वेलोसिटी जो आएगा यहां से क्या आएगा, इसको हम आगे यूज करेंगे. यहां पे कॉमन लो 1 प्लस 2x, दिस इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x. ओके, ठीक है, सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x. इसको हम आगे यूज करेंगे. अब इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. क्यों, क्योंकि अभी तो हमारा केवल वेलोसिटी आया है, देखिए, है ना, अभी हमारा एक्सेलरेशन नहीं आया, अभी हमारा केवल वेलोसिटी आया यहां से. तो इसको अगेन वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. अब हमारे के पास क्या आएगा, इधर 0. ओके, यहां पे हमारा क्या बनेगा, 2x dx by t. इसके लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए. सो 2 हम बाहर लेते हैं, चेन रूल लगाते हैं हम लोग. ठीक है, सो सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम लोग. x dx by t को डिफरेंशिएट करना है हमें, तो x इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज x इंटू क्या बनेगा, d स्क्वायर x by t स्क्वायर, dx by t का डेरिवेटिव d स्क्वायर x by t स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे a. ठीक है, प्लस dx by dt इंटू इसका डेरिवेटिव. सो dx by t इंटू इसका डेरिवेटिव इज dx by t. So dx by t multiplied by dx by t which is dx by t whole square या velocity square. ठीक है, समझ में आया, दिस इज आवर फर्स्ट. प्लस इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या बनेगा, d स्क्वायर x by t स्क्वायर which is acceleration. ओके, बस उसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, यहां पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया एंड dx by t का डेरिवेटिव विल बी d स्क्वायर x by dt स्क्वायर. नाउ ठीक है, यहां से हम एक्सेलरेशन कॉमन लेते हैं. सो एक्सेलरेशन यहां से हमारा बनेगा, दिस इज -2v स्क्वायर, उधर जाके डिवाइड बाय 1 प्लस 2x. दिस इज द एक्सेलरेशन, -2v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 2x. एंड नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट वेलोसिटी फ्रॉम हियर. ये चीज जो है यहां से वेलोसिटी आया था 1 प्लस 2x, उसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो कितना बनता है, -2 v स्क्वायर को आप डाल दीजिए 1 बाय 1 प्लस 2x, v को डाल दीजिए 1 बाय 1 प्लस 2x, तो v स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर, और नीचे एक 1 बाय 1 प्लस 2x है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x होल क्यूब. ऑलराइट, वहां से बस सब्स्टिट्यूट किया है, v स्क्वायर विल बी 1 बाय 1 प्लस 2x होल स्क्वायर, एक 1 बाय 1 प्लस 2x पहले से है, तो ये नीचे बन जाएगा 1 प्लस 2x का क्यूब. सो एक्सेलरेशन इज -2 बाय 1 प्लस 2x क्यूब. दिस इज आवर आंसर. चलिए, ओके.